अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके विज़िट वीज़ा के बारे में और स्पेशली बात करेंगे यूके विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में कि एप्लीकेशन आपने कैसे फ़िल करनी है और किन बातों का ध्यान आपने रखना है स्पेशली वीज़ा एप्लीकेशन में, और जिससे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ या अप्रूव हो सकता है। तो एप्लीकेशन फ़िल करते हुए अगर आप वीज़ा खुद से अप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी से भी अप्लाई करवा रहे हैं, तो जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल होती है तो वो एप्लीकेशन पहले खुद देख लिया करें सबमिट करने से पहले, क्योंकि जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो फिर आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो वीज़ा एप्लीकेशन को आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है। तो आज की वीडियो में वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में ही बात करेंगे। और बाहर थोड़ा वेदर अच्छा हो रहा है, बाकी बातें हम बाहर जाके करते हैं। पहले हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी लेकिन अब थोड़ा वेदर बेहतर हो गया, तो बाकी बातें हम बाहर जाके करते हैं, साथ थोड़ी वॉक भी हो जाए। वीज़ा एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले पर्पज़ ऑफ विज़िट, कि आप यूके विज़िट क्यों करना चाह रहे हैं। इसमें आप 500 वर्ड्स लिख सकते हैं। अक्सर लोगों की मैं वीज़ा एप्लीकेशन देखता हूं तो उसमें 500 वर्ड्स की जगह पे सिर्फ एक वर्ड लिखा होता है, टूरिज़्म। और अगर आप किसी से मिलने के लिए यूके आना चाह रहे हैं तो प्रॉपर उसको एलेबोरेट करें। 500 वर्ड जितने आप लिख सकते हैं उतने तो एटलीस्ट लिखें, 3-4 लाइन्स तो वो बन ही जाती हैं। तो अगर आप किसी से मिलने के लिए आना चाह रहे हैं, जैसे पेरेंट्स का वीज़ा होता है, तो पेरेंट्स अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट जो प्रॉपर बताएं कि अगर वो कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए आ रहे हैं या अपने बच्चों से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें एलेबोरेट आपको करनी चाहिए। 500 वर्ड्स में जितना आप इजीली लिख सकते हैं वो आपको ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि जो आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट है वो थोड़ा क्लियर हो सके। अगर सिर्फ आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए आ रहे हैं तो फिर आप सिटी मेंशन करें कि सपोज मैं लंदन विज़िट करना चाह रहा हूँ और लंदन में ये जगह हैं, ये मैंने देखनी है, तो उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद आता है फाइनेंसिस का पोर्शन। फाइनेंसिस के पोर्शन को आपने बहुत केयरफुली आपने फिल करना होता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने अपनी पर ईयर इनकम मेंशन करनी होती है कि आप पूरे साल में कितना अर्न करते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने अपनी सैलरी मेंशन करनी होती है। वो सैलरी जो आपकी सैलरी स्लिप के ऊपर मेंशन होती है, और वही सेम सैलरी अगर आपके अकाउंट के अंदर आ रही है तो वो सैलरी आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। उसके बाद आपने अपने पर मंथ एक्सपेंसेस बताने होते हैं कि आप एक माह में कितना खर्च करते हैं, वो आपने लिखना होता है यहाँ पे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप अपने यूके ट्रिप पे कितना स्पेंड करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कितने दिन का ट्रिप है, सपोज 7 डेज़ का है, 10 डेज़ का है, 15 डेज़ का है। और उसमें 2-3 चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर तो आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, आपने होटल बुक करवाया है, तो आपके फिर एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर आपको किसी ने इनवाइट किया और एकोमोडेशन वो प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आपका जो एक्सपेंस होता है यूके ट्रिप का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसमें टिप ये है कि नॉर्मली आप वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो अपना जो ट्रैवल प्लान है वो 10 डेज़ का दिया करें। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनमें से मोस्टली क्लाइंट्स का जो ट्रैवल प्लान होता है वो 10 डेज़ का ही होता है। समटाइम 7 डेज़ का भी होता है। अगर पेरेंट्स के लिए अप्लाई किया जाए तो 15 डेज़ का भी होता है, लेकिन आइडियल जो है वो 10 डेज़ का है। तो 10 डेज़ पे ट्रिप के लिए आप कितना स्पेंड करेंगे। अगर आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए आ रहे हैं तो 1800 पाउंड टू 2000 पाउंड इतना आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई अकोमोडेट कर रहा है तो ये एक्सपेंसेस थोड़े से मज़ीद कम हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके डिपेंडेंट्स कौन कौन है, फाइनेंशियल डिपेंड। अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, ये आपने सब मेंशन करने होते हैं डिपेंडेंट्स में 1 बाय 1। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने पेरेंट्स में से किसी एक को फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। इससे आपकी जो फैमिली टाइज़ हैं वो स्ट्रांगली शो की जा सकती हैं कि सपोज सिंगल हैं और आपकी मदर जो है वो आप पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट है। आपने जस्ट एक शॉर्ट विजिट के लिए आना है, विजिट कंप्लीट करके वापस चले जाना है, क्योंकि आपकी मदर जो है वो इमोशनली और फाइनेंशियली आप पे डिपेंड करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है रिफ्यूज़ल का, कि इससे पहले आपके कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। रिफ्यूज़ल का मतलब ये नहीं होता कि ट्रैवल हिस्ट्री सपोज अगर ये 10 ईयर की आपसे पूछते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में आपने कौन कौन से विजिट किए हैं, लेकिन जो रिफ्यूज़ल्स हैं वो ओवरऑल पूछते हैं कि ओवरऑल मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 ईयर्स का ही आपने बताना है, ओवरऑल जितने भी रिफ्यूज़ल्स हुए हैं, चाहे वो 10 साल पहले भी हुआ है, वो भी आपने मेंशन करना होता है। ये कभी ना किया करें, स्पेशली यूके के केस में। अगर आपका यूके विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हुआ है तो आपने ज़रूर मेंशन करना है, चाहे वो 2000 में ही हुआ और 2005 में हुआ, चाहे 20 साल 25 साल पुराना भी रिफ्यूज़ल है, वो भी आपने मेंशन करना है। अभी रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट का रिफ्यूज़ल देखा तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था 2003 का रिफ्यूज़ल आपने मेंशन नहीं किया हुआ था, स्टडी वीज़ा का। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा पुराना है तो ये ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की, तो उसी चीज़ को बेस बना के उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। तो जितने भी रिफ्यूज़ल्स हैं आपके वो आपने ज़रूर मेंशन करने। जो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी वो लास्ट 10 ईयर्स की सिर्फ आपने मेंशन करनी होती है। 10 ईयर से पुरानी जो हिस्ट्री है वो मेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। एप्लीकेशन में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी एकोमोडेशन का, कि जब आप विज़िट करेंगे तो आप स्टे कहाँ पे करेंगे। तो एकोमोडेशन के लिए आपने होटल बुकिंग करवानी होती है, और कोशिश करें कि जिस एरिया में आप होटल बुक कर रहे हैं वो सिटी का सेंटर होना चाहिए। सपोज़ अगर आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, लंदन विज़िट करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि सेंट्रल लंदन में आपका होटल होना चाहिए। और होटल बुकिंग करवा के जो कंफर्म होटल बुकिंग होती है वो होटल बुकिंग आपने
आपने कंप्लीट इसमें मेंशन करनी होती है वीज़ा एप्लीकेशन में, होटल नेम, एड्रेस और आपकी जो डेट्स हैं ट्रैवल की। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मैंने शॉर्टली आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर चुके हैं और आपकी अपॉइंटमेंट तक भी बुक हो चुकी है और फिर आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा पढ़ते हैं और आपको लगता है कि यार ये कहीं पे कोई मिस्टेक रह गई है, चाहे वो फाइनेंसिस की है, आपकी ट्रैवल डेट्स की है, आपकी होटल बुकिंग है, या कोई भी आपकी मिस्टेक वीज़ा एप्लीकेशन में रह गई है, तो उस वीज़ा एप्लीकेशन को आपने सबमिट बिल्कुल नहीं करना। और ये ऐसा नहीं होता कि वो वीज़ा फ़ी आपने पे कर दी, आपकी अपॉइंटमेंट भी बुक हो गई है तो ये ज़रूरी है कि आपने इसी एप्लीकेशन के साथ ही जाना है और यही केस फाइल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं और अपनी जो वीज़ा फ़ी आपने पे की होती है उसको रिफ़ंड करवा सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि कोई गलती रह जाती है, वो आपसे भी रह सकती है, किसी से भी रह सकती है। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे भी अपॉइंटमेंट पे जाने से पहले इनफैक्ट अपॉइंटमेंट डे पे भी जाके आपको पता चलता है कि यार ये मेरी मिस्टेक है या ये मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ या ये कोई डॉक्यूमेंट में कोई गलती थी, तो आप अपनी एप्लीकेशन को ऑन द स्पॉट उसको कैंसिल करके रिफ़ंड करवा सकते हैं। और इसके बाद आप जो नेक्स्ट वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं वो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता कि आपने पहले वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, आपने वीज़ा फ़ी पे की थी, आपने रिफ़ंड करवा ली थी, बिल्कुल भी आपका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता। लेकिन अगर आप कोई मिस्टेक के साथ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल कर देते हैं तो वो आपका रिफ्यूज़ल का बायस बन सकती है। तो बेहतर ये है कि सारी चीज़ों को पहले ही आप केयरफुली देख लें, जब वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हैं उसको तसल्ली से पढ़ लें और सारी चीज़ें देखने के बाद उसको सबमिट करें। इन केस फिर भी कोई अगर मिस्टेक रह जाती है तो फिर आप इजीली उसको कैंसिल करके अपनी फ़ी रिफ़ंड करवाएं और नई एप्लीकेशन दोबारा से फिल करके उसको सबमिट करें और नई अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके और अपॉइंटमेंट डे पे जाके अपनी बायोमेट्रिक करवा के आ जाएं। पासपोर्ट सबमिट करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना वो पासपोर्ट आपसे ले रहे हैं क्योंकि यूके का ई वीज़ा हो चुका है, आपको पासपोर्ट सबमिट करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सिंपल सी बातें थी वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में। अभी कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो मैं किसी दिन किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।